जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हैं आप सभी? बच्चों आज का अपना टॉपिक होने वाला है कैपेसिटेंस या वैद्युत धारिता। बच्चों पहले तो हम इस टॉपिक को चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और देन आफ्टर वीडियो में हम लोग पूरा विद डेरिवेशन और थ्योरी पूरी क्लियर कर लेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिएगा आपको इसके बाद कहीं भी कुछ भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों मेरे पास ये एक आप देखें कंटेनर है। अब इसका कैपेसिटी जो है वो 500 ml है। अगर मैं इसको खोलूं, ओपन करूं और इसमें पानी भरना शुरू करूं या कोई भी मैं लिक्विड भरना स्टार्ट करूं तो लिक्विड भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा और जब ये 500 ml फिल हो जाएगा और उसके बाद मैं भरूंगा तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट हमारे कंडक्टर्स के ऊपर लागू होता है। बच्चों मैंने एक कंडक्टर बना लिया है। अब बच्चों मैं इसमें क्या करता हूं, इसको चार्ज देना स्टार्ट करता हूं। चार्ज देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं तो चार्ज बच्चों इसमें भरता जा रहा है और फिर चार्ज जब भरता जाएगा और फिर इसमें चार्ज को एक्वायर करने की या अपने अंदर रखने की एक लिमिटेड क्षमता है, एक कैपेसिटी है। तो चार्ज रखने की इसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं बच्चों, इसकी धारिता बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका कैपेसिटी 500 ml है तो फिर इसकी कैपेसिटी भी एक डिसाइडेड होगी। उससे ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा? तो बच्चों वो चार्ज जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और बाहर के एटमॉस्फेयर में निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये डिस्चार्ज कहाँ होगा? आसपास की एयर में, हवा में। तो अगर आप एक कैपेसिटी से ज़्यादा इसको चार्ज देना स्टार्ट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा चार्ज आप इसको देंगे वो चार्ज हवा में, आसपास की एयर में डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे होगा क्या? इससे जो आसपास की हवा है वो क्या हो जाएगी? आयोनाइज्ड हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। आसपास की जो हवा है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, उस पर आवेश आ जाएगा। यहां तक की बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हर एक चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। क्लास 2 के बच्चे की कैपेसिटी है कि वो होल्ड कर सके 2 का टेबल। अगर मैं उससे कहूं कि नहीं कैपेसिटेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्लास 2 के बच्चे की कैपेसिटी नहीं है कि वो क्लास 2 में रह करके इस टॉपिक को समझ सके। वैसे मेरे प्यारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। सो अगर आप कैपेसिटी से ज्यादा किसी को कोई चीज देंगे तो फिर क्या होगा? बाउंस हो जाएगा, बाउंसर हो जाएगा और ऊपर से निकल जाएगा। सो वैसे ही इसकी कैपेसिटी पर अगर आप इसको चार्ज देंगे, इसके अंदर जो धारण करने की क्षमता है और वो धारण करता जाएगा, रखता जाएगा रखता जाएगा रखता जाएगा और फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे हम आप क्या करते हैं कि ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, वैसे यहाँ पर देखिए उल्टी हो रही है। और उल्टी कहाँ पर हो रही है? डिस्चार्ज कर रहे हैं वो उसको एयर में। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो एयर में, आसपास की एयर में चला जाएगा और इससे क्या हो जाएगी? एयर आयोनाइज्ड हो जाएगी, उसके ऊपर वो आयन हो जाएगी, मैं उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। अब ये तो बात हो गई इसकी कि कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन हमें चाहिए होगा इसके लिए फॉर्मूला, क्योंकि फिजिक्स हर बात पे फॉर्मूला मांगता है। तो चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसके ऊपर बच्चों कुछ चार्ज है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, यहां पर इस पर मैंने इसको कुछ चार्ज दे दिया। अब हम चाहते थे कि इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है, हम पता करना चाहते थे। इसके लिए क्या करना चाहिए था हमें कि हम इन्फिनाइट पे एक पॉजिटिव 1 कूलॉम का चार्ज रख दें और इसको हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से आवेश चलता है। तो ये हौले हौले से धीरे धीरे लाना होता है, इसलिए मैंने आपको गाना सुनाया कि ये चार्ज आपको धीरे धीरे करके यहाँ लाना होगा और फिर इसको लाने में आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि हमें वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बच्चों देखिए ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और जिसको हम ला रहे हैं कहाँ से? इन्फिनाइट से, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। सो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर हटाते हैं, तो हमें उसके खिलाफ काम करना पड़ा। तो जो काम करना पड़ा बच्चों वो था कैपिटल W।
इसी चार्ज, ये जो चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, इसी वर्क को आप क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल। इसी वर्क को आप पोटेंशियल कहते हैं या विभव कहते हैं, पोटेंशियल। इट इज नोन एज पोटेंशियल V। तो ये विभव हो गया बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये क्या हो गया? पोटेंशियल V हो। दोनों तरह की टर्मिनोलॉजी आना ठीक है। तो जो काम करना पड़ा हमको यहां से यहां तक लाने के लिए, उस वर्क को ही हम पोटेंशियल या विभव कहते हैं। अब बच्चों मैं क्या करता हूं कि चार्ज इंक्रीज कर देता हूं थोड़ा सा। ये मैंने चार्ज इंक्रीज कर दिया यहां पर। अब ये बॉडी पहले से चार्ज ज्यादा हो गई, तो यहां पर बच्चों देखें आप, चार्ज इंक्रीज हो गया। अब बच्चों आप बताइए कि जब चार्ज यहां इंक्रीज हो गया तो रिपल्सन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ज्यादा रिपल्सन होगा, मतलब अब हमको लाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम का मतलब ज्यादा पोटेंशियल। तो जैसे जैसे Q बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी किसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी? V की। सो हम कह सकते हैं बच्चों कि Q और V क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आपका Q बढ़ रहा है तो आपका V भी बढ़ रहा है। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। अब यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे तो कोई ना कांस्टेंट तो आएगा ही। तो यहां जो कांस्टेंट आया वो क्या आया? C। सो ये तो बच्चों हमारा बन गया फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV। और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये C भाई साहब चले आए बिन बुलाए बाराती जैसे, इसी को कैपेसिटेंस कहा जाता है, धारिता कही जाती है। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं, या इसे हम धारिता बोलते हैं। ये जो नियतांक आया है इस कांस्टेंट को ही क्या कहा जाता है बच्चों? धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। अब बात आती है डिफिनीशन की। तो देखिए यहां से बच्चों C इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका? C इज इक्वल टू निकलेगा Q अपॉन V। अब यहां पर अगर हम V को क्या मान लें? 1 वोल्ट मान लें कि V की वैल्यू कितनी है? 1 वोल्ट है। सो हमारा C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q। अब हम यहां से डिफिनीशन बनाना चाहेंगे बच्चों। क्या डिफिनीशन बनेगी? ध्यान सुनेंगे, बड़ी आसान और बड़ी इंटरेस्टिंग डिफिनीशन। कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे हमको कितना वोल्टेज जनरेट करना है? 1 वोल्ट। दैट मीन्स मान लीजिए कि इस पर पहले 9 वोल्ट चार्ज था और हमने इसको कितना कर देना है? 10 वोल्ट। तो 9 वोल्ट से बढ़ा के 10 वोल्ट करना है, 1 वोल्ट का इंक्रीज करना है। तो वोल्ट का इंक्रीज करना है तो हमें देना पड़ेगा चार्ज। तो 1 वोल्ट का इंक्रीज करने के लिए हमें जितना चार्ज प्रोवाइड करना पड़ता है कंडक्टर को, 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज देना पड़ता है उसे उसकी कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे सुनेंगे कि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करनी हो, अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाना हो तो जो चार्ज सप्लाई करनी पड़ेगी हमें, वही चार्ज की वैल्यू क्या कहलाती है? उसकी कैपेसिटेंस या धारिता कहलाती है उस संधारित की। अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं बच्चों, अभी डिफिनीशन कंप्लीट नहीं हुई है, हम चाहेंगे इसका आप एक स्क्रीनशॉट छोटा सा ले लीजिए और अपने नोट्स बनाइए इसके अकॉर्डिंग देख करके। चलिए अब बच्चों क्या करते हैं, इसको एक नए हम लोग फेज में ले चलते हैं। देखिए यहां से अगर हम देखें तो हम इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी फॉर्मूला बनाया था C इज इक्वल टू Q अपॉन V। या हम कह सकते हैं अगर यहां से हम यूनिट निकालना चाहें तो आपको पता है Q फॉर क्या होता है? कूलॉम, एंड V फॉर क्या होता है? वोल्ट। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट है वो क्या निकल के आया? कूलॉम पर वोल्ट। लेकिन अगर हम देखें तो इसका एक नया यूनिट भी हम बनाने जा रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 मिनट केवल ध्यान सुनिएगा बच्चों। हम क्या करते हैं कि इसको 1 कूलॉम चार्ज दे देते हैं। इसको हमने क्या दे दिया? 1 कूलॉम चार्ज दे दिया किसी कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल या विभव कितना बढ़ गया? 1 वोल्ट। तो दैट मीन्स Q की जगह में 1 और V की जगह में बच्चों क्या हो गया? 1। दोनों जगह पर अगर हम 1 रख दें तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। अब 1 एक्चुअल में हमें लिखना चाहिए कूलाम पर वोल्ट, पर इसके लिए एक नया यूनिट यूज किया गया, फैरेड। 1 फैरेड। सो क्वेश्चन ही पुटअप होता है कि ये 1 फैरेड क्या है। 1 फैरेड की डेफिनेशन सुनिएगा बच्चों, कि अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलॉम चार्ज प्रोवाइड कराने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ रहा हो,
अगर किसी को हम क्या दे रहे हैं बच्चों, हम दे रहे हैं 1 कूलम्ब चार्ज और उसका पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों 1 फैरेड है। चलिए आगे देखते हैं। अब चूंकि बच्चों यहां पर 1 फैरेड आपने यूनिट देख लिया, लेकिन फैरेड एक बड़ा यूनिट होता है, तो कुछ छोटी यूनिट्स भी बनाई गई, जैसे 1 माइक्रो फैरेड 1 नैनो फैरेड या 1 पिको फैरेड। अब देखिए 1 माइक्रो फैरेड जो होता है वो आपका होता है 10⁻⁻6 फैरेड, या आपको पता है 10⁻⁻9 फैरेड या 10⁻⁻12 फैरेड। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करना होगा कि आपकी जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है कैपेसिटेंस, वो कैसे बढ़ सकती है। तो इंक्रीज करना हो कैपेसिटेंस को, तो पहली बात तो साइज बड़ा कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस जो है, जो क्षमता है धारण करने की, वो बढ़ सकती है। दूसरी बात हमें देखना होता है उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, उसके चारों सराउंडिंग में, वो सराउंडिंग में वो जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, और अगर आसपास कोई चार्ज्ड बॉडी है तो भी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है। तो इन 3 बातों से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। वैसे अगर हम साइज की बात करें बच्चों, तो साइज की वजह से तो कैपेसिटेंस बढ़ता ही है, घटता नहीं है। आसपास का जो सराउंडिंग या चार्ज बॉडी की प्रेजेंस जो है वो हम लोग आगे भी जाके वीडियोस में बात करेंगे। अब आता है इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये तो यूनिट हो गई। तो आपको पता है कि अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो बड़ा सिंपल सा मेथड यूज करेंगे। देखिए C = Q/V, और V की जगह में भी हम W/Q रख सकते हैं। ये वाला Q रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो Q² क्या हो जाएगा W। दैट मीन्स हमें ऊपर Q की यूनिट रखनी होगी, और Q का क्या होगा LT होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे W है। W = क्या होता है mL² T⁻⁻², तो ऊपर हो जाएगा L² T⁻²। ठीक है। अब आप ऊपर वाले का देखें, सॉरी ये A होगा, यहाँ पे A होगा, सॉरी, तो क्या बन गया mL² T²। अब इस सबको पूरा सॉल्व करके ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों mL⁻⁻2 T⁴ और A⁻⁻2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। mL-2 T⁴ और A⁻⁻2, ये हमारा क्या हो गया जाके, सॉरी A⁻+2 रहेगा, यहाँ ऊपर ही तो है ये, सॉरी। तो आपने नोट कर लिया होगा डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग से। अब हम लोग बात करेंगे एक स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में, कि एक ऐसा कंडक्टर है हमारे पास जो गोल है और उसकी कैपेसिटी कैसे निकालें। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत ज़्यादा। देखें बच्चों, हमने क्या करा, ये एक हमने स्फेरिकल बॉडी ले ली, ठीक है। अब स्फेरिकल बॉडी को हम पॉजिटिव Q चार्ज दे देते हैं। ये पॉजिटिव Q चार्ज क्या होगा, यहां इसके स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस होने वाला है वो स्मॉल r होने वाला है। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। तो ये आउटवर्ड में बना दे रहा हूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड है, ये बना दी गई, ठीक है। अब आप देखिए, तो आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आ तो रही है सरफेस से, लेकिन इनको अगर हम पीछे लाएं तो ऐसा फील होता है कि जैसे वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, यहाँ से आ रही हैं। तो यहाँ से अगर आ रही हैं तो इस सरफेस का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर इसको हम कहाँ से आता हुआ मान लें बच्चों, सेंटर से आता हुआ मान लें, तो V = क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4πε0। अब ये समझने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव Q चार्ज दिया गया था। दूसरी बात आपको समझना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक एयर है तो आप K मत रखिए, लेकिन अगर एयर नहीं है तो आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, K रखना पड़ेगा। और ये वैल्यू क्या होगी, प्रोवाइडेड चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो V = आपको पता चल जाएगा कि इस सरफेस पर V क्या होता है, 1/4πε0 K × Q/R। अब अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालें तो C = अभी आपने पढ़ा क्या होगा, Q/V।
या c इज इक्वल टू क्यू और v की वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और q बाई r। जो चीज़ें रेसिप्रोकल होके ऊपर जा सकती हैं वो चली जाएंगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू आर, और अपॉन में कौन रह जाएगा q। ये q से q बच्चों कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू आप देखें तो क्या निकल के आ गया यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और इंटू में r फॉर रेडियस। अब यहाँ समझने वाला है, ये एक्चुअल में तो वैसे आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, पर इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वो एयर या वैक्यूम है, हवा या निर्वात, और उसके लिए k की वैल्यू क्या होती है 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब सारे बच्चों को पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 1/9 इंटू 10⁻⁹ होती है, इंटू में r, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं r/9 इंटू 10⁻⁹ फैरेड। अब इस अगर पूरे डेरिवेशन को आप देखें तो इस डेरिवेशन में आप फील करेंगे कि इसका कैपेसिटेंस किसी चीज पर भी नहीं डिपेंड कर रहा है, इसका कैपेसिटेंस सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। मतलब रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी, दैट मीन्स स्फीयर का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी कैपेसिटेंस भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। सो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका एक न्यूमेरिकल भी आपको करके दिखा देता हूँ। 3 fingers press from up to down and have a sound of खिंचे, that means a screenshot has been saved to your gallery। ऐसे ही गूगल असिस्टेंट भी बोलता है बच्चों। ट्राई कर रहे थे कि क्या हम गूगल असिस्टेंट बन सकते हैं, क्या नहीं पॉसिबल है, वो आर्टिफिशियल है, हम जिंदा हैं। तो एक कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटी कितनी दे दी है 100 उसको चार्ज कितना दे दिया गया बच्चों 100 माइक्रो कूलॉम दे दिया गया, तो उससे उसका 50 वोल्ट बढ़ गया। चार्ज दे दिया गया 100 माइक्रो कूलॉम और उससे कितना फील्ड में इंक्रीमेंट हुआ 50 वोल्ट का। आपको पता है यहाँ माइक्रो नहीं रखना अपने को, तो क्या हो जाएगा ये 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम। 100 को भी 10⁻2 लिख सकते हैं और क्या बचेगा 10⁻4 कूलॉम। तो ये कहानी हो गई Q के लिए और V आपको गिवन है। अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहें या धारिता तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों क्या, C इज इक्वल टू, अभी पढ़ा आपने Q/V। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻4 और V की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 50। अगर मैं क्या करूं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बात है, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉरी 50 था ये ना, बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ मैं। 52 या 100 हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2 इंटू 10⁻⁻4 और नीचे क्या है बच्चों 10⁻2। ये 10⁻2 है, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻6 फैरेड। अब चूंकि यहाँ 10⁻6 लगा है, आप चाहें तो इस 10⁻6 को हटा सकते हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा 2 म्यू फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड। सो गाइज एक मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है अभी ये क्वेश्चन। इसी तरह का अभी मैं एक आपको आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ गया होगा, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाना है और मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर आ रहा है। वैसे तो इसका मैंने सॉल्व कर दिया है 2 माइक्रो फैरेड, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। सो आज आपने क्या क्या पढ़ा, आपने सबसे पहले पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद उसकी फॉर्मूला पढ़ा आपने और डेफिनेशन भी देखी आपने। इसके अलावा आपने स्फेरिकल के लिए एक डेरिवेशन छोटा सा देखा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया, ये सीरीज अभी ऐसे ही चलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सो बच्चों उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अगर वीडियो में आपको कोई सी भी एक बात पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए।
और वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। अपने वीडियो आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई कमी है तो आपका अपना चैनल है, अपने सजेशन हमें ज़रूर दीजिए। आपके चैनल हमारे लिए, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट के इंतज़ार में। आपका अपना चैनल एजुकेट एवरीवन।